नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बहराइच पुलिस को मिली कौन सी बड़ी सफलता, कहां दीवार गिरने से महिला की हुई मौत और कहां युवक पर धारदार हथियार से हुआ हमला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। जहां घायल बदमाश मनीराम उर्फ मनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश मनीराम पर पहले से ही 37 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं थाना मटेरा इलाके के कोरियन पूर्वा में मुठभेड़ हुई है। वहीं थाना मोतीपुर और मटेरा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। मनीराम के बाकी फरार साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। शिक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 8 अगस्त 2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर मटेरा व मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा नहर पटरी के पास लगभग 2300 बजे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरारा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अन्य अभियोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। मौके से जो अन्य इसके साथी फरार हैं उनके लिए निरंतर टीमें दबिश दे रही हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इससे घटना जो जरही में हुई थी उसके माल और अन्य सामान के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में थाना मटेरा पर पुलिस मुठभेड़ की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड के हेरहंज थाना मुख्यालय स्थित हेरहंज बाजार टांड के यादव टोला में घर के दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ काम के लिए महिला घर से बाहर निकली थी, तभी अचानक से कमलेश यादव के घर की दीवार उस महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला घायल हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से उसे निकाला गया। वहीं निजी वाहन से इलाज के लिए भेजा गया कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला का नाम कांति कुंवर है, जो कि काफ़ी गरीब थी। दूसरे के यहाँ काम करके कमाती खाती थी, इसलिए स्थानीय लोगों ने प्रखंड प्रशासन से उसके क्रियाक्रम के लिए मदद की गुहार लगाई है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के दिशा निर्देश में सीओ फरिंदा सुनील दत्त दुबे व सभी थानेदारों द्वारा जिला स्तर व सर्किल स्तर व थाने स्तर में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें पुलिस द्वारा अपराधियों के घर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है और किसी प्रकार की अपराधियों द्वारा फिर से कोई अपराध न हो सके उसे मिलकर सख्त हिदायत दी जा रही है, जिससे जिले में बढ़ते अपराध को रोका जा सके। वहीं इस मुहिम से आम जनमानस भी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुनील दत्त दुबे ने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सर्किल स्तर थाने स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है और उनके घर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है। जितने भी हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के पूर्व प्रकाश में आए अभियुक्त गण का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टॉप 10 अपराधी, सर्किल स्तर के टॉप 10 अपराधी तथा जिले के टॉप 10 अपराधी, पंजीकृत गैंगों के मेंबर्स, गैंग लीडर एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इनके लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनकी वर्तमान गतिविधियां क्या हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जेल में या बाहर हैं अथवा गांव में रह रहे हैं, अपराध में लिप्त हैं या शांत चल रहे हैं, इनके डोजियर्स जिसमें इनके संबंध में सारी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं और एक अपराधी को एक जो बीट पुलिस अधिकारी यानी हमारा जो कांस्टेबल है उसको आवंटित किया गया है। हर कांस्टेबल को एक अपराधी आवंटित किया गया है जो उसकी संपूर्ण गतिविधियों पर नज़र रखेगा।
सर सर्किल के चारों थानों में एसओ और एसएचओ को इसके संबंध में अपराध को नकेल कसने के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है, आपके द्वारा क्या अपील की गई? एक्चुअली इसमें जितने भी अपराधी हैं उसमें 10% मेरे द्वारा जो है चेक किए जा रहे हैं, बाकी ये एसओ एसएचओ उपनिरीक्षक द्वारा इनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक अपराधी की जन्म कुंडली खंगाली जा रही है और जिनकी नहीं बनी है उनकी जन्म कुंडली बनाई जा रही है। ये जो भौतिक सत्यापन है और जो हम इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये भविष्य में अपराध रोकने में एक काम आएगा और इससे अपराध में गिरावट आएगी। हर अपराधी पर पुलिस की नज़र रहेगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। संभल के नखासा थाना इलाके के गांव लखोरी जलालपुर में नहर की पुलिया पर हयात नगर क्षेत्र के गांव सेंडा निवासी सुवराती और मुन्नी की भैंस रविवार शाम को गांव लखोरी जलालपुर के जंगल में नहर की पुलिया पर चल रही थी। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार नीचे होने की वजह से तार भैंस से लग गई और दोनों भैंसों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि मौत पर लोगों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा करने लगे, जहां सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत कराया। संभल से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में बिरला मंदिर से जतिन पुत्र मुकेश सलोनिया निवासी प्रेमनगर उम्र 19 वर्ष अपने घर जा रहा था, जहां संजय पुत्र कन्हैयालाल निवासी बादीपुरा, कपिल पुत्र राजेश खत्री निवासी गदापुलिया उज्जैन ने अपने पास से 6 साथियों के साथ मिलकर ब्रिज पर फरियादी को घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे फरियादी को पास से 6 चाकू लगे हैं। जनसेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों सहित 5 से 6 के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में तेज रफ्तार बाइक सवारों में हुई आपस में जोरदार टक्कर, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवारों की आमने सामने हुई भिड़ंत से बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जहां घायलों को सीएचसी सिरौली गोसपुर में भर्ती कराया गया। वहीं मामला कोतवाली बदोसराय के सिरौली गोसपुर गांव का बताया जा रहा है। आज दिनांक 8/8/21 को जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा पुलिस को लगभग 10 बजे सवेरे भोला सना परिदीन निवासी पंडित का पूर्वा मजरे थलवारा, इनके द्वारा बताया गया कि ये एक पोल्ट्री फार्म पे काम करते हैं और इनके मालिक अपने बिस्तर पे सवेरे नहीं मिले और इन्होंने आसपास तलाश किया। तलाश करने पे घर के पीछे मृतक हरिहर सिंह, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनका शव बरामद हुआ। इस सूचना पे थाना सुबेहा पुलिस और अधिकारीगण मौके पे तत्काल पहुंचे। इनके परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचायतनामा भर के मृत्यु का कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम हेतु शव को भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा अवैध असलहा के अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को 3 अवैध पिस्टल, 8 अवैध तमंचा व 23 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अवैध असलहा निर्माण एवं तस्करी की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर इटावा के नेतृत्व में थाना कोतवाली और एसओजी इटावा की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को 3 अवैध पिस्टल, 8 अवैध तमंचा और 23 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर, एसओजी टीम इटावा और थाना कोतवाली के द्वारा आज एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय स्तर का असलहा तस्कर जो 2 लड़के हैं, अभियुक्त हैं, इनका नाम राघवेंद्र और सिनोद, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 5 अवैध तमंचा, 2 अवैध तमंचा जो कि 12 बोर के हैं
एक तमंचा जो कि डबल बैरल है, और इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से 8 कारतूस 12 बोर, 8 कारतूस जो 315 बोर और 7 कारतूस जो 32 बोर के इनके कब्जे से आज बरामद हुए हैं। ये दोनों तस्कर इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैसे इटावा, औरैया, मैनपुरी और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी कुछ जनपद हैं जहां पर इनके द्वारा अवैध असलहों की सप्लाई जो है की जाती है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि यह एक पिस्टल को बेचने में इनको 22,000 रुपये और एक तमंचा को बेचने में लगभग 4,500 रुपये इनको प्राप्त होते थे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के संबंध में ज्ञात किया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त है, इसका नाम है सिनोद। इसका आपराधिक इतिहास भी जो है पाया गया है। इसके बारे में और छानबीन हो रही है। इससे पूछताछ में यह भी पता चला कि जब ये इटावा जेल में था तो एक अपराधी के ये संपर्क में आया था और जिसके माध्यम से इसको असलहे जो है प्राप्त हो रहे थे और यह इसको बेचकर जो है मुनाफा प्राप्त कर रहा था। इस कार्य के लिए एसएसपी महोदय के द्वारा जो पुलिस की जो टीम है उनको पुरस्कृत भी उनके द्वारा जो आज किया गया है। ये कहाँ से? इटावा से सी न्यूज संवाददाता सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले में सामाजिक संस्था नया सवेरा के तत्वाधान में बरुआ सागर की नगर पालिका परिषद के अतिथि गृह में विशाल सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नया सवेरा के मुख्य सचिव यशपाल सिंह यादव द्वारा बरुआ सागर नगर के वरिष्ठ नागरिक जन एवं सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नया सवेरा के ट्रस्टी युवा नेता यशपाल यादव ने एवं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पी के अग्रवाल, रिटायर्ड IAS पूर्व मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल, मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। युवा नेता यशपाल ने अपने संबोधन में कहा कि वरिष्ठ जनों ने राष्ट्र हित में जो योगदान दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। वरिष्ठ जनों से हमें अपने जीवन में यही मार्गदर्शन मिलता है और हम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील तिवारी, पूर्व सीनेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक एवं चंद्र प्रकाश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? सम्मान समारोह का उद्देश्य था कि जो नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका सम्मान किया जाए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है उसको हम इसी तरीके से उनका धन्यवाद दे सकते हैं और उनके कार्य को सराह सकते हैं। समाज में क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएँ हैं हमारे बरुआ सागर में जो देश दुनिया में नाम करके आए हैं। आज वो हमारे यहाँ पे हैं तो नौजवान पीढ़ी को चाहिए कि उनसे अनुभव लें और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और रामपुर से लोकसभा के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई और आजम खान द्वारा संस्थापित मौलाना जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ उनके समर्थक मज़ारों और दरगाहों पर भी पहुंचकर दुआ कर रहे हैं। आज जनपद के कड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली हजरत ख्वाजा कड़क शाह अब्दा रहमतुल्ला अलैह की दरगाह पर पहुंचकर उनके चाहने वालों ने माथा टेका और दुआ करी है। उनके परिवार पर आई हुई राजनीतिक मुसीबत के वक्त छूट चुका है, जहां आज आजम खान के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों में आम इंसान है जिनको लगता है कि आजम खान को आजम खान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। आज ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े आम लोगों को ये लग रहा है कि अगर आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को एक बेहतर इल्म देने का मकसद नहीं बनाते तो शायद आज वो भी तमाम दूसरे नेताओं की तरह आराम से रहते। सोशल मीडिया के माध्यम से अब आजम खान और उनके परिवार की दुर्दशा को दिखाया जाता है और आम मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से गम और गुस्से में डूब जाता है। आजम खान के अच्छे दिनों में उनके नाम और रुतबे के दम पर करोड़ों अरबों कमाने वाले आज पूरी तरह से उनसे किनारा किए हुए हैं। आज उनके नाम पर सरकार से दो दो हाथ करने और हर चौखट पर भटकने वाले वही लोग हैं जो सिर्फ इस बात पर खुश रहते थे क्या उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई तो है। आजम खान के लिए हुए आज इस दुआ के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा युवा नेता अकबर अंसारी और राशु खान ने बनाई थी, जिसमें आजमवादी मंच के सदस्य फरमान ने भी शिरकत की और अब्दुल्ला आजम खान साहब की रिहाई की गई।
आज सरकार जिस तरीके से आज़म खान साहब के ऊपर जुल्म कर रही है, खाली इलाहाबाद या कौशाम्बी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए लोग मज़ारों पे जा रहे हैं, मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं रात दिन, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई है। एक व्यक्ति को जबरन मतलब कि जेल में रखा गया हुआ है, ना उनके ऊपर 307 है, ना उनके ऊपर 302 है, ना उनके ऊपर 376 है, ना उनके ऊपर 498 है। जबरन उनके ऊपर मुर्गी चोरी का आरोप है, कलम चोरी का आरोप है, किताब चोरी का आरोप है, पेड़ चोरी का आरोप है। इस आरोप में उनको रखा गया हुआ है और सरकार कोर्ट को गुमराह करके उनको इतने दिनों तक जेल में रखने का काम कर रही है। आगे किस तरीके के आप लोगों का आंदोलन? देखिए, हम आज क्या नाम है, जिस तरीके से आवाम पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है आज़म खान साहब को लेकर, उससे ये बात तो सिद्ध हो गई है कि अब एक बड़ा जन आंदोलन करने की ज़रूरत है और उस जन आंदोलन के तहत ही योगी जी को सबक सिखाया जा सकता है कि हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं और ना हम लोग दल और या पार्टी के विशेष बनकर, बल्कि एक आवाम बनकर उनके साथ आज़म खान साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं और मजबूती से जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक अब आंदोलन जारी रहेगा। आपका नाम? मोहम्मद फरहान, आज़मवादी मंच का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य। जिसमें सर्वोच्च दल के लोग मौजूद थे, क्या उद्देश्य से ये दुआएं यहाँ पे मांगी गई है, क्या था मामला? देखिए, यहाँ पे सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं दुआ मांगने के लिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये किसी भी धर्म या विशेष की नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग यहाँ एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसमें राजनीति किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि राजनीति जो चल रही है ये यूनिवर्सिटी को अलग रखा जाए। एजुकेशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से कि उस यूनिवर्सिटी का स्टेटस यूनिवर्सिटी के तौर पे बना रहे, उसके ऊपर जो फ़ाइन लगे हुए हैं, जो उसके ऊपर और सरकार का शिकंजा कसा हुआ है वो सही रहे। बाकी उसका जो एजुकेशन दे रहा है, हर तरीके के कोर्सेज हैं वहाँ, वो सब चलता रहे। नाम आपका? इंजीनियर मोहम्मद अकबर अंसारी, कड़ा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कल्याण तालुकों में कटाई खोनी मार्ग पर खोनी गांव में महाडा घटक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम आदमी के लिए घरकुल योजना के तहत कुछ लोगों को 2018 में लकी ड्रॉ में मकान लगे थे, जहां उन्हें मार्च 2021 तक घरों का कब्जा मिलना था, जो नहीं मिला है। परेशान ग्राहकों ने 90 से 100% भुगतान करने के बावजूद समय पर घर नहीं मिलने की शिकायत की है, जहां ग्राहकों ने अपनी बात कहते हुए कहा कि आज हम किराए के मकान में रहते हैं और इस जगह के लिए बैंक का लोन भी भरते हैं। हम मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, हमें अगर समय पर घर नहीं मिला तो हमारे 8,000 रुपये मकान का किराया भर दें या फिर बैंक की अगले किस्त माफ़ कर दी जाए। ऐसी विनती लकी ड्रॉ ओ के विजेता ने मीडिया के सामने अपनी शिकायत व्यक्त की है और न्याय की मांग की है। सर्व बोलते 2 वर्ष थांबवावं लागेल, एकूण 5 वर्ष तर आम्ही मिडियम लोकांनी 5 वर्ष हप्ते भरायचे का फक्त? आम्हाला काही लोक आहे, आमच्या काय मिडियम क्लास लोक आहेत, आम्हाला एवढं सहन होत नाही। माराने काय ते आम्हाला काय ते बेनिफिट दिलं पाहिजे याच्यामध्ये। किती लाखांचं घर होतं आणि किती हप्ते भरलेत आतापर्यंत? आम्ही 90% पेमेंट केलेले, काही लोकांनी 100% पेमेंट केलेले आहे। एकूण घराची किंमत किती होती? 16,32,000। त्यातले किती पैसे भरले? 90% भरलेले, काही 100% भरलेले आहे। आणि आता म्हाडा बोलते की 2 वर्ष थांबावं लागेल, त्यांनी आम्ही पैसे भरायचे पुढे तारीख वाढवली पैसे भरायचे, त्याच्यामध्ये आमचं पैसे भरले। कोकण म्हाडाने 2018ला जी लॉटरी काढली त्याचं महारेराचं हे पत्रक आहे। 9/7/2021ला याचं आम्हाला पोझिशन मिळणार होतं, पण आज तुम्ही बघताय तिथं बांधकाम इतकं अपूर्ण आहे। आज ह्यांनी काही बिल्डिंगचा तर नुसतं पायावर आहे, तर काही बिल्डिंगचे 5-6 माळे गेले। आमच्या मागण्या एवढ्याच आहेत, आम्हाला जे घर मिळणार होतं हक्काचं घर, त्याच्यापासून आम्ही किती दिवस वंचित राहणार? आम्हाला हे घर जर म्हणजे वेळेत मिळणार नसेल, मुदतीत मिळणार नसेल, तर आमच्या काही मागण्या आहेत, त्या मागण्या म्हाडाने मान्य कराव्यात, जेणेकरून आज आम्ही भाड्याच्या खोलीमध्ये राहतो, ते मासिक भाडं तर त्यांनी महिन्याला 8,000 रुपये द्यावं, ते त्यांना मान्य नसेल तर आमचा शेवटचा जो 1,61,000चा हप्ता आहे तो आम्हाला म्हाडाने पूर्णपणे माफ करावा, ज्यांनी भरलाय त्यांना तो रिफंड द्यावा। ह्या मागण्यांसाठी आज आम्ही इथे एकत्र आलेलो आहोत। शेवटचा पर्याय तुम्ही बोला काका। मी सध्या इथं डोंबिवलीमध्येच राहतो। मी या ठिकाणी मला स्वतःचं घर नव्हतं, म्हणून महाडाची ज्या वेळेला लॉटरी निघाली त्या लॉटरीमध्ये आम्ही अर्ज भरल्यानंतर अल्पमुदतीमध्ये आम्ही घराची नोंदणी, मला आनंद झाला मला घर मिळाल्यानंतर, पण तो आनंद माझा पुरा बेचेहऱ्या या म्हाडानं केलेला आहे। आत्ता सध्या आम्ही वारंवार त्यांना निदर्शन, त्यांनी सांगितलेला पाठपुरावा करून कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरलेले आहेत। आम्हाला पोझिशन 2021 साली देणार होते,
आम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मार्च अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की कोरोनाचा काळ आल्यामुळे तुम्हाला घर आत्ता सध्या मिळणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला काही दिवस थांबावं लागेल, पण तारीख फिक्स सांगत नाहीत आणि आम्ही पैसे तर बँकेमध्ये आमचे भरलेले आहेत. किती लाभार्थी आहेत? हा किती आहेत तुम्ही? लाभार्थी किती आहेत? आतापर्यंत 2032, पण सध्या इथं 1016 घरं तयार आहेत फक्त. आणि 1016 घराची परिस्थिती प्रत्यक्ष जाऊन बघितली तर ती घरे अजून 1 वर्ष पूर्ण तयार होणार नाहीत अशी स्थिती आहे तिथं. प्रत्येक 2 आणि 3 बिल्डिंगच्या. थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।